इंडिया की टीम पहुंच चुकी है और आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएगी। तपोवन में जिस तरह से नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम यहाँ पर एनटीपीसी के प्लांट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए भी यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं। ये मेन रास्ता है इस पूरे इलाके का जो फिलहाल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल को दहला देती हैं। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात राहत बचाव का काम जारी रखा है। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी कई और घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 18 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 202 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो देवभूमि में किस तरह से तबाही का मंजर है, इसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जहां ग्लेशियर ने यह तबाही मचाई है, राहत और बचाव का काम जारी है। देर रात अंधेरे की वजह से बहुत दिक्कतें आई, लेकिन राहत बचाव कार्य रुका नहीं था और अचानक पहाड़ से उत्तरी लहरों ने कैसे एक झटके में सब कुछ बदल दिया। न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको लगातार तबाही की तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की हैं, जहां ग्लेशियर फटने से पहले पानी सब कुछ सामान्य की तरह ही था। ऋषिगंगा नदी पर बना बांध बिल्कुल ठीक था, लेकिन रविवार की सुबह जैसे ही ग्लेशियर फटा, इसके बाद पानी और मलबे से ऋषिगंगा नदी पर बना ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। इसका एक हिस्सा सैलाब में बह गया। जोशीमठ से उतरा सैलाब जिस रास्ते से गुजरा वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तपोवन के नीचे बना बैराज भी पहाड़ पर आई इस सुनामी के आगे जवाब दे गया। पानी का बहाव घाटी को चीरकर जहां जहां से गुजरा वहां अपने पीछे तबाही के निशान पीछे छोड़ गया। और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आपदा आने की वजह का पता लगाया जा रहा है। चमोली में हुई आपदा और वहां चल रहे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। पल पल की जो सूचनाएं हैं उनकी समीक्षा यहां पर की जा रही है। सर, क्या अपडेट अभी तक चमोली डिजास्टर को लेकर? देखिए, एक तो जो हमारी रेस्क्यू टीम है उसके लिए अभी तक हम लोग मशीन हमारी टनल में नहीं पहुंच पा रही थी। आज मशीन से वहां पर काम चालू हुआ है और लगभग 150 मीटर तक मशीन निकली है। 1 घंटे में लगभग 4 मीटर उसकी सफाई हो पा रही है जो मलबा टनल के अंदर है। दूसरा, अभी तक 18 शव ये बरामद हुए हैं। एक बॉडी नदी में नज़र आ रही है जिसको निकालने का काम किया जा रहा है। अभी लगभग अब एक अनुमान सही की तरफ जा रहा है कि 202 या 3 कुल मिलाकर के मिसिंग हैं या मौतें हुई हैं। जो बाकी जो नुकसान हुआ है तपोवन जो परियोजना को और ऋषिगंगा को, उसके जो सीईओ हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, वो उसका आकलन करेंगे। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी वहाँ का प्रवास किया है, तो सब लोग लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर अभी थोड़ी देर पहले फिर फ़ोन आया था, अभी आधा पौन घंटा पहले। वो लगातार अपडेट ले रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी का भी फ़ोन आया था, रक्षा मंत्री जी का भी फ़ोन आया था। तो सभी लोग लगातार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ के अपडेट ले रहे हैं। पूरा सहयोग देने के लिए केंद्र तत्पर है। सर,
आज प्रधानमंत्री से फ़ोन पर क्या बातचीत? ये प्रधानमंत्री जी ने अपडेट लिया कि अब क्या स्थिति है वहाँ पर, तो मैंने उनको बताया कि अब मशीन हमारी वहाँ पर पहुँच गई है और 4 मीटर के लगभग वो 1 घंटे में उसको साफ कर पा रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे फिर अपडेट करना, मुझे बताते रहिए, किसी तरह की कोई सहयोग की अगर आवश्यकता है तो आप हमको बताइए। सर, कोई एक मोटा फिगर निकल गया है कि अभी तक कितना नुकसान हमको हुआ होगा इस पूरे डिजास्टर? अब देखिए, मोटा अगर हम देखें तो जो तपोवन वाला जो है 520 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ था, अभी ये निर्माणाधीन था। तो मुझे लगता है कि 1,000-1,500 करोड़ का इसमें एक मोटा एक अनुमान रहता है कि 4-5 करोड़ रुपया 1 मेगावाट पर खर्चा आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो, लेकिन सही अनुमान तो इसका जो टेक्निकल जो लोग हैं वही बता पाएंगे। और अभी हमारी चिंता भी नहीं है, अभी हमारी पहली चिंता है कि जो 30-35 लोग टनल में फंसे हुए हैं उनको हम कैसे बाहर निकालें। तो आपने पूरी बात सुनी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जो ये बता रहे हैं किस तरह से हमारी जो पहली प्राथमिकता है वो वहां फंसे हुए लोगों को बचाना है, और इस बात को लगातार खोजने की, पता लगाने की कवायद की जा रही है कि आखिर ये आपदा की वजह क्या रही और इसके बारे में पहले ही कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तपोवन से दीपक बिष्ट जुड़े हैं और रैणी गांव से दीपक रावत हमारे साथ है। सबसे पहले मैं तपोवन का रुख करती हूँ। दीपक बिष्ट, आप मुझे बताइए कि फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए प्रीति, जो स्थिति की है बात तो मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरें सीधे, और यहाँ पर जो बड़े यहाँ पर आपको क्रेन दिखाई दे रही हैं, ये बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं, ये सब मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और ये टनल के अंदर इस वक्त जाने के लिए यहाँ पर तैयार है। और जो टनल है वो सबसे बड़ा जो टनल है वो 220 मीटर है। इस वक्त सबसे बड़ा टास्क उसी को माना जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कई लोग फंसे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि 30 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। और ये जो आपके सामने ये जो इतना बड़ा बुलडोजर आपको क्रेन दिखाई दे रही है, ये अंदर जाएगा जेसीबी, और इसको लेकर इतने बड़े टनल जो है अंदर बनाए गए हैं, उस टनल के अंदर ये जाएगा। और अंदर का जो हाल है इस वक्त वो काफ़ी परेशान करने वाला इसलिए है क्योंकि जो टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर गई हैं, उन्होंने लगभग 1 से 1.5 मीटर की जो गहराई है उसको मापने के लिए जिस डंडे का इस्तेमाल किया था, उसके बाद वो वापस आए हैं, क्योंकि मलबा जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मशीन का इस्तेमाल करके ही मलबे को बाहर लाया जा सकता है। क्योंकि जो टीमें, चाहे डॉग स्क्वाड हो या फिर जो ह्यूमन बॉडी को तलाशने की टीम होती है, सर्च टीम होती है आर्मी की, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ है। लेकिन जो जवान हैं, ITBP है और NDRF है, सेना के जवान हैं, SDRF के जवान हैं, सभी यहाँ पर हैं। उसकी वजह सबसे अहम मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जवान इसलिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि मशीनरी का इस वक्त सबसे बड़ा पहलू मशीनरी बनी हुई है, क्योंकि मशीन के जरिए पहले मलबा खींचा जाएगा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दूसरी टीमों को भेजा जाएगा। जब जगह बनाई जाएगी तब उसके बाद ये जवान सभी यहाँ पर बैठे हैं जो अपने अपने इक्विपमेंट्स को लेकर वो यहाँ से जाएंगे। वही सबसे बड़ी समस्या इस वक्त आ रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 83 लोग जो हैं वो इसी टनल के अंदर फंसे हुए। ये टनल मैं दिखाना चाहूँगा बहुत अहम है। 220 मीटर अंदर जो टनल जा रहा है वो सामने जा रहा है, जहाँ ये अभी आपके सामने JCB मशीन जा रही है, लेकिन जो 1.5 से 2 किलोमीटर का टनल है वो इस रो में घूम रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन कमल देव ये दिखाएं, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये सारी पहाड़ी के अंदर से 1.5 से 2 किलोमीटर का टनल है, जो यहाँ से पूरा जो दूसरा छोर है उस तरफ निकलता है। वो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये वहाँ पर दूसरा टनल जो है वहाँ निकल रहा है। ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है और उसी जगह पर 40 से ज़्यादा मजदूर जो हैं इसी जगह से वापस भागे थे पहाड़ी की तरफ। तो ये टनल दूसरा टनल है। तस्वीरों को देखने के बाद ही ये समझ आ पा रहा है कि कितना मुश्किल है ये रेस्क्यू का काम, और अभी सूरज ढलने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में अंधेरे में इसका रेस्क्यू किया जाना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। आपसे मैं जुड़ूंगी, लेकिन इधर उत्तराखंड की तबाही में पटना के रहने वाले मनीष कुमार लापता है। मनीष NTPC पावर प्लांट में बतौर इंजीनियर काम कर रहे थे। परिवार के मुताबिक हादसे के बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। परसों दिन बात होल है, परसों खाली यह इतना पूछली कि बाबू दिन कैसन कैले है, तो धूप उगल है, हम कहे कि इधर पानी पड़ल, अतने बात होल है। मम्मी बाद में करबूगा, अतने परसों दिन। उसके बाद क्या सूचना मिली है आप लोगों को? सूचना ये है
सूचना तो आबते है, सुनते हैं, देखते हैं, यह सूचना है। और वारिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कालाचंद सेन ने कहा, आशंका जताई कि पिछले हफ्ते हुई ज्यादा बर्फबारी कल की तबाही की वजह हो सकती है। स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। 150 से ज़्यादा लोगों के मरने की आशंका है जो बाढ़ में बह गए, क्योंकि एकाएक रेणी ग्लेशियर टूटा और वो हरीश रावत को कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सुन रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के रह चुके हैं, जो बता रहे थे इस पूरे आपदा के बारे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैणी गांव से भी जुड़े हुए हैं दीपक रावत। दीपक, आप बताइए इस वक्त की क्या स्थिति है? प्रीति, इस गांव की अगर बात की जाए तो ये वो गांव है जिसने सबसे पहले तबाही का मंजर देखा है। ये रेणी गांव है और तबाही कुछ इस कदर हुई है कि अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो सामने जो इस गांव को कनेक्ट करने वाला पुल था वो पूरी तरह से टूट चुका है। आसपास करीबन 5 से 6 गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इस जगह पर 1 से 2 पुल थे, उस तमाम पुल जो हैं वो टूट चुके हैं। थोड़ा आगे अगर मैं अपने कैमरा पर्सन विपिन पुजारी से कहूँगा दिखाएं, वहाँ पर एक मंदिर था, वो मंदिर पूरी तरह से बह चुका है और वहाँ पर सिर्फ वो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, मंदिर नहीं है। तो गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि तमाम जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो चुकी है। हालांकि आगे बीआरओ कोशिश कर रहा है कि जो मलबा है उसको हटाया जाए और वहाँ से रास्ता जो है वो आगे बनाया जा सके, कोई वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा सके। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार मौके पर हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जा सके। आप अब तक नीचे भी गए थे, हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या कुछ मिल पाया है यहाँ पर? अभी तक हमने जो कॉम्बिंग करी है, ये जहाँ से नदी का मुहाना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हमने कॉम्बिंग शुरू करी और पूरा जहाँ तक मशीनें आगे लगी है वहाँ तक हमने नीचे सर्चिंग करी है। अभी तक किसी भी तरह का कोई अवशेष या कुछ भी हमें नहीं मिल पाया और सर्चिंग जारी है। अभी काम करने में कठिनाई ये हो रही है कि नीचे जो मिट्टी और गाज जो आ रखा है ये बहुत दलदला है, इसमें पैर घुस जा रहे हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से सर्चिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही है, पर संभवतः 1 आध दिन में जब ये सेट हो जाएगा तो इसमें और अच्छे से सर्चिंग की जाएगी। लेकिन ये जो बाकी के गाँव की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? आज हमने जब नीचे हम सर्चिंग कर रहे थे उसके साथ साथ हमने नीचे जो टीटी बेस, हमारा एक टेक्निकल बोर्ड है, टीटी बेस हम बांधेंगे और कल से हम यहाँ कनेक्टिविटी शुरू कर देंगे रोप के माध्यम से। अभी इस इलाके की अगर बात की जाए तो कितने लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं इस पहले पावर प्रोजेक्ट की बात करें? सर मिसिंग का मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारा रेस्क्यू का काम है और जहाँ तक मिसिंग वाली बात है तो सुनने में आया है ऊपर से भी कुछ लोग मिस हुए हैं और यहाँ से भी कुछ लोग मिस हुए हैं, पर एक्यूरेसी जो मिसिंग लोगों की है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है प्रीति, तो करीबन डीआईजी जो यहाँ पर आए थे उन्होंने बताया था कि करीबन 20 से 30 लोग हैं जो कि यहाँ पर वर्कर्स थे। थोड़ा तस्वीर आगे की आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दरअसल एक पावर प्लांट प्रोजेक्ट था और ऋषि गंगा की अगर बात करें उसके ऊपर जो डैम था उसको सबसे पहले ग्लेशियर ने हिट किया। थोड़ा आगे की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आपको बर्फीले पहाड़ सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल इन्हीं पहाड़ों के पीछे वो ग्लेशियर था जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो टूटकर सीधा यहाँ पर सामने की गिरा जहाँ पर डैम था, ऋषि गंगा डैम था, और इस डैम को नुकसान पहुँचा है जिसके बाद जो सैलाब था वो लगातार आगे बढ़ा है। तो उसकी वजह से जो ये पूरे के पूरे जो पुल हैं, 2 से 3 पुल वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। गांव का आधे से ज़्यादा हिस्सा इसमें बह चुका है और अब देखिए बीआरओ जो है वो यहाँ पर काम कर रही, लगातार कोशिश कर रही है कि आगे के रास्ते को साफ़ किया जा सके। लेकिन रास्ता साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि दलदल बहुत ज़्यादा है, गीली मिट्टी है और लगातार अभी भी ऊपर से पहाड़ पर्वत जो कुछ हिस्से हैं वो लगातार गिर रहे हैं क्योंकि गीली मिट्टी है। तो ऐसे में मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो लगातार आप दिख रहे हैं तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे में दबे लोगों को निकाल लिया जाए। करीबन 40 से 50 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं इस पूरे पावर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे। प्रीति, तो एक बड़ी संख्या है जिनको खोजा जाना है, जो लापता बताए जा रहे हैं। दीपक बता रहे हैं जिस तरह का रेस्क्यू की रफ्तार चल रही है, जल्द ही इन लोगों को निकाल लिया जाएगा वहां से। इधर उत्तराखंड के चमोली के ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट कल के जल प्रलय के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका है। न्यूज़ 18 की टीम उस जगह पहुंच गई जहां कल जल प्रलय हुआ था। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास ग्लेशियर का मलबा इतना तेजी से आया कि वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। पावर प्रोजेक्ट के पास मजदूरों के रहने के लिए बने घर भी तबाह हो गए।
तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल किस जगह पर ग्लेशियर फटा था, जिसे अभी दीपक हमारे सहयोगी भी दिखा रहे थे कि पहाड़ों के बीच का वो हिस्सा जहां से ग्लेशियर फटा था, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अब क्या आलम है, आलम यह है कि वहां के आसपास के जो गांव हैं उनका पूरी तरह से कनेक्शन खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रलय के बाद ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। पावर प्रोजेक्ट के पास मजदूरों के रहने के लिए जो घर बने हुए थे वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और उत्तराखंड पर टूटी इस कुदरती आपदा में नुकसान का आकलन करना अभी बेहद मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक जरूर कर रही हैं कि कितनी रफ्तार से सैलाब ने तबाही मचाई। और सबसे ज्यादा नुकसान का आकलन तपोवन के पास ही किया जा रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां सैलाब पहली बार टकराया। त्रासदी के डराने वाले निशान। देवभूमि को भारी भरकम नुकसान। जो वहाँ पे प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो था सब नीचे फ्लड के साथ नीचे बह गया। कई गांवों से संपर्क टूटा। ऋषिगंगा परियोजना पूरी तरह तबाह। पुलों पर लहरों का प्रचंड प्रवाह। जोशीमठ से उतरी हाहाकारी लहरों ने तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर पेश किया है कि तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। दावा किया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने की वजह से आई इस आपदा ने बेहिसाब नुकसान किया है। सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां से तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां अभी तक किसी का कैमरा नहीं पहुंचा है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है। ये सामने आप जो पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हैं, जो बर्फ से लदी हुई पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा कल टूटकर गिरा था। टूटकर सीधे सामने आपको जो नदी नजर आ रही है, ये ऋषिगंगा नदी है। इसी नदी में ये बड़ा हिस्सा गिरता है। उसके बाद मलबा जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है और ठीक नीचे, यहाँ से ठीक नीचे जो डैम था ऋषिगंगा डैम, वो टूटकर खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और यही वजह है कि आसपास के जितने भी पुल थे वो सब टूट गए हैं। सामने जो रैनी गांव है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये रैनी गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ठीक उस इलाके में जा पहुंची जिसे तबाही का सेंटर माना जा रहा है। यहां से देखने पर साफ पता चलता है कि सैलाब किस कदर लोगों की जिंदगी पर मौत बनकर टूट पड़ा। दो पुल यहाँ पर थे ताकि इस पुल के सहारे आप उस तरफ पहुँच सकते थे। सामने नीति गांव है, नीति गांव के बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है, वहाँ का ये मुख्य रास्ता है। आईटीबीपी आर्मी के जवानों तक जाने के लिए यहाँ से ही रास्ता निकलता है, यहीं से उनका सामान पहुँचता है, आर्मी के ट्रक्स जाते हैं। लेकिन अब वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वो टूट चुका है। थोड़ा और करीब से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरामैन विपिन पुजारी को कहूँगा कि थोड़ा करीब से आपको दिखाएं कि क्या स्थिति है। हम यहाँ से आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ से अभी तक किसी के कैमरे में नहीं दिखा। वो तस्वीर आप देखिए कि क्या तबाही का मंजर रहा होगा जब ये घटना हुई है। साफ तौर पर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब ये पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरता है तो एक बड़े विस्फोट जैसी आवाज़ आती है, बहुत भयंकर आवाज़ आती है, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल होता है। इसके ठीक बाद हमने रुख किया उस जगह का जहां सैलाब ने सबसे पहले हिट किया। ये तस्वीरें उसी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की है जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। तमाम कर्मचारी यहां पर काम कर रहे थे, लेकिन अब न वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और न लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पर काम पर लगे हुए थे। ये त्रासदी की तस्वीरें हैं जो हम आपको बेहद करीब से दिखा रहे हैं। ये पहला स्पॉट था जिसने ग्लेशियर ने जिसको सबसे पहले हिट किया और इसके बाद यहाँ से ये पूरा सैलाब आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद ऋषिगंगा डैम टूटा और उसके बाद आगे कई सारे पुल तोड़ते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी सैलाब का वो मंजर आपको नज़र आएगा। तस्वीरों के ज़रिए देखिए कि जो मिट्टी है वो गीली है और अभी भी जो पत्थर हैं, मिट्टी है, वो सरकती हुई आपको नज़र आएगी। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है, लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगर सैलाब के सामने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट की टक्कर ना होती
तो कई गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था। सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी, पहली जगह यही थी जिस पे हिट हुआ। अगर ये जगह नहीं होती तो हो सकता है कि पीछे जो गांव रैनी गांव दिख रहा है तो वहाँ तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था काफी मात्रा में जी। लेकिन अभी आप लोग किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हम नीचे लगी है टीमें हमारी, आर्मी लगी है, ITBP लगी हुई है। बाकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग भी यहाँ पे रुके हुए हैं कि अगर दोबारा फ्लड आता है, कुछ आता है तो यहाँ पे नीचे सूचना जो डे टाइम पे जो कुछ दुर्घटना ना हो दोबारा से। बाकी कुछ टीमें नीचे चमोली भी गई है, आगे तक नीचे तक टीमें लगी हुई सब जगह। यहाँ लहरों का वेग इस कदर था कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का अब नामो निशान तक बाकी नहीं है। प्रोजेक्ट की वाली जगह थी उससे कम 10-20 फीट नीचे से मिट्टी पूरी साफ हो गई। जो वहाँ पे प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो था सब नीचे फ्लड के साथ नीचे बह गया। देखिए ये तस्वीर हम आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली जगह जब ग्लेशियर टूट के गिरा, ये पहला पावर प्रोजेक्ट था जहाँ पर इसने हिट किया है और उसके बाद ये सैलाब लगातार आगे बढ़ता चला गया। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का पावर प्रोजेक्ट भी रहा होगा, कर्मचारी काम भी करते रहे होंगे, क्योंकि सब कुछ बहाकर ही आगे ले गया है। सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने आ रही है, क्योंकि ये जगह किसी दलदली इलाके में तब्दील हो चुकी है। लगातार गिर रहे पत्थर रेस्क्यू टीम की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इस बीच ऐसे भी लोगों से हमारा लगातार सामना हो रहा है जो इस डराने वाले मंजर के बीच किसी अपने को तलाश रहे हैं। हमारा रिलेटिव था वो साड़ो भाई। अच्छा, अर्जुन सिंह तोमर। हाँ, वो यही काम करते थे? हाँ, यही। कितने साल से काम करते थे? ये लगभग 2 साल से। 2 साल से? हाँ। कब लास्ट बात हुई थी आपकी? परसों हुई थी लास्ट। अच्छा, शनिवार को। अच्छा, उसके बाद कोई बात? उसके बाद कोई बात। कभी कोई पता चल पाया? अभी तो कोई पता ही नहीं लग रहा इसमें। जिस इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां लहरें इस कदर ऊंची उठी कि 30 से 40 फीट की ऊंचाई तक रहने वाले मजदूरों के आशियानों तक ये पानी पहुंच गया। तबाही और बर्बादी का ये ऐसा निशान है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लहरों की चोट कितनी भयानक रही होगी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जब ये त्रासदी हुई, जब ये इतनी भारी संख्या में ऊपर से मलबा गिरा है, उस दौरान ये मजदूर काम पर थे या अपने कमरे में थे। ये बताया जा रहा है कि कुछ अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सुबह का वक्त था, कुछ काम पर निकल गए थे, कोई खाना बना रहा था। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरीके का मंजर है। ये देखिए, ये इसी तरीके का टीन शेड नीचे भी हुआ करता था, पूरा का पूरा टूट चुका है, दब चुका है मिट्टी के अंदर। और ये आशंका जताई जा रही है कि इसके नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। जो मजदूर रहते थे उनकी तैयारी देखिए, यहाँ आप देखिए कि उनके रहने की पूरी जगह थी। ये उनके कपड़े बिखरे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। उनके बिस्तर देखिए, बिस्तर फोल्ड भी नहीं थे, बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखिए, किसी का चप्पल गिरा हुआ है, ये देखिए, ये चप्पल किसी का गिरा हुआ है, किसी का, ये देखिए कॉपी भी हमको एक नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें देखिए मज़दूरों के सामान। ये कॉपी देखिए, ये कॉपी गिरी हुई है जिसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं। पूरा का पूरा राशन जो है वो बर्बाद हो चुका है। लोगों का पता नहीं है लोग कहाँ हैं। ये देखिए गैस चूल्हा भी लगाया हुआ था, खाना बनता था यहाँ पर एक समय में। अब देखिए गैस चूल्हे की क्या हालत है। उनकी हैट भी यहाँ पर पड़ी हुई है जो मज़दूर वर्कर्स आमतौर पर पहनते हैं। बर्तन देखिए, यहाँ पर आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं। तमाम चीज़ें उस वक्त रही होंगी, उस वक्त जब ये लोग कोई खाना बना रहा होगा। ये देखिए प्रेशर कुकर गिरा हुआ है साइड में, बंद पड़ा हुआ है प्रेशर कुकर, यानी कि उस वक्त कोई खाना बना रहा होगा। जो लोग यहाँ पर थे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी, जो गांव वाले बता रहे हैं यहाँ पे कि 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा। यहाँ पे जो है कंपनी के द्वारा एग्जैक्ट तो पता चल नहीं रहा कि कितने लोग यहाँ पे थे। बाकी 2-4 बता रहे भागने में वो सक्षम रहे, लेकिन आधे लोग चपेटे में आ गए हैं। नुकसान कितना हुआ, कितने लोग प्रभावित हुए, अभी ठीक पता लगाना मुमकिन नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना की रेकी से इस बात का भी पता चला है। कहां हुआ नुकसान कि तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम यानी कि ऋषि गंगा परियोजना पूरी तरह से तबाह हो गई। मलाली घाटी और तपोवन के मुहाने के पास बने 2 पुल सैलाब की भेंट चढ़ चुके हैं। घाटी के तल में निर्माण कार्य और झोपड़ियां सैलाब की जद में आने से बह चुकी हैं। इसके अलावा पुल टूटने की वजह से 13 गांवों का संपर्क टूट गया है।
तो हमारे 13 गांव उधर के साइड में कट ऑफ हैं जिस ब्रिज टूटने से, उनका भी रेस्क्यू शुरू हो चुका है। उनको भी जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। मेडिकल टीम भी हमारी पहुंच चुकी है और जो इधर उधर कहीं पहाड़ पे भी लोग फंसे हैं उनको भी रेस्क्यू हेली के माध्यम से किया जा रहा है। फिलहाल प्रभावित इलाके में SDRF, NDRF और ITBP के अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल रखा है। दावा यही किया जा रहा है कि इस भारी भरकम नुकसान के बीच जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त लखनऊ से। लखनऊ में पुलिस ने 2 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आतंकी पंजाब के फिरोजपुर से फरार है जिसका नाम जगदेव सिंह बताया जा रहा है। दूसरे आतंकी का नाम गुरविंदर बताया जा रहा है। दोनों खालिस्तानी आतंकियों पर जर्मनी और इंग्लैंड में भारत विरोधी समूह से जुड़े होने का आरोप है और दोनों पर अवैध हथियारों की सप्लाई का भी आरोप है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, किन हालात में इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, जिस तरह गिरफ्तारी हुई है तक जगदेव उस जगह बताया जा रहा है कि जर्मनी में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को जो बढ़ावा देता था खालिस्तानी आतंकवादी है परमजीत सिंह पम्मा मल्तानी, उससे इनके संबंध बताए जा रहे हैं। और जो यूपी पुलिस को, जो यूपी ATS को पता चला था, STF को, कि कई सारे जो बातचीत के कॉल डिटेल है वो उनके हाथ लगा था, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई और पुलिस अभी भी इनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि पंजाब पुलिस ने लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर ये गिरफ्तारी की है और पूरी जो कई सारी धाराएं हैं अमृतसर में जगदेव के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उन सबको लेकर अब जो है जांच की जा रही है कि आखिर यूपी में कहां जगदेव सिंह गया था, कहां इसके लिंक हैं, कहां पर रुके थे, इन बात की भी जांच की जा रही है। तो बड़ी कामयाबी पंजाब और यूपी पुलिस की जो ज्वाइंट पुलिस ऑपरेशन था उसमें मिला है। जी शुक्रिया जीत। और राज्यसभा में पीएम मोदी ने शरद पवार और मनमोहन सिंह के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर कृषि सुधार पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। हालांकि पीएम ने कहा है कि बड़े परिवार में विरोध कोई नई बात नहीं है। तो एक हमला बड़ा किया है प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पर, और इस पर उन्होंने क्या कहा एक बार फिर से सुनिए। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाबला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है। इतना बड़ा परिवार है तो रहता ही है। और पीएम मोदी ने राज्यसभा में जोर देकर कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। हमें आगे बढ़ना चाहिए, देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, आंदोलनरत साथी हो, इन सुधारों को हमने मौका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इस सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा।
और पीएम मोदी ने कृषि सुधार कानूनों का बचाव करते हुए दूध उत्पादन का उदाहरण दिया। पीएम ने कहा कि दूध उत्पादन किसी बंधन में बंधा नहीं है। दूध उत्पादन किसी बंधनों में बंधा हुआ नहीं है, न पशुपालक बंधनों में बंधा हुआ है, न दूध बंधनों में बंधा हुआ। लेकिन मजा देखिए, दूध के क्षेत्र में या तो प्राइवेट या कोऑपरेटिव, दोनों ने एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बेहतरीन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है। इसको हमने जो अच्छा है उसको, और ये मेरे काल में नहीं बना है, आप भी इसका गर्व कर सकते हैं, मेरे काल से पहले बना हुआ है, हमें गर्व करना चाहिए। पशुपालकों को पूरी आजादी, अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को जैसे पशुपालक को आजादी मिली है, इनको आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार कानून के पीछे की सोच सही उन्होंने बताई है और इससे किसानों को फायदा होगा, इस बात का जिक्र किया सदन में। किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाय हैं उन पर भी हमें बल देने की जरूरत है। आबादी बढ़ रही है, परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ न कुछ ऐसा करना ही होगा ताकि किसानी पर बोझ कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके लिए हम और अवसर उपलब्ध करा सकें। इनकी तकलीफों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे, हम अगर अपने ही राजनीतिक समीकरणों में फंसे रहेंगे तो हम किसानों को अंधकार की तरफ धकेल देंगे। कृपा करके हमें उज्जवल किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बचना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। और पीएम मोदी के भाषण पर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज लोकसभा में अपने धन्यवाद भाषण में वर्षों से लंबित विषयों, छोटे एवं सीमांत किसानों, गरीब कल्याण से लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की नीतियों और प्रयासों को बहुत व्यापक रूप से उल्लेखित किया है। तो पीएम के भाषण की प्रशंसा की है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और उन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस बयान को दिया है।